नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज हम लोग एक नए फंड के बारे में और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। समझेंगे कि किस तरीके से फंड में निवेश किया जाए और मार्केट पे व्यू क्या है। तो हम लोगों ने बहुत सारे हर हफ्ते आपके साथ एक न एक फ़ंड पे चर्चा होती रहती है फंड मैनेजर के साथ। तो आज हमने जो फ़ंड चुना है वो केनरा रोबेको का फोकस्ड इक्विटी फ़ंड है और इसके फंड मैनेजर हैं श्रीदत्त जी। मैंने सोचा कि अलग अलग फ़ंड की कैटेगरी में जाएं, लेकिन थोड़ा सा अगर मार्केट बड़ा हाई पे चल रहा है, बहुत सारे सेक्टर रोटेशंस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस किया जाए, बड़ा यूनिवर्स छोटा किया जाए, जीरो डाउन की तरफ बढ़ें और फिर देखें कि कैसे निवेश बनता है। तो श्रीदत्त जी इसमें हमारी मदद करेंगे क्योंकि ये फ़ंड जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है और काफ़ी बढ़िया इसने प्रदर्शन भी दिखाया। श्रीदत्त जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीनियर सी आवाज़ फ़ायदेमंद फंड्स में। तो जैसा कि नाम है इसका, हम लोग इसमें जाएं, इस फंड की डिटेल समझें। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि मार्केट पे इस समय आपका अप्रोच क्या है। आप दूर हैं, निवेश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा महंगा हो गया, रुक के करना चाहिए? क्या अप्रोच क्या है आपका इस समय मार्केट पे? नमस्ते नीरज जी, थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन द शो। मार्केट न्यू हाइज पे है, बट उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी न्यू हाइज पे है। सो अल्टीमेटली मार्केट हो या स्टॉक हो, वो एक नया हाई बनाता है जब उसका प्रॉफिट नए हाई पे जाता है। बहुत सिंपल टर्म्स में आपका स्टॉक प्राइस या जो मार्केट है, इट्स ओनली एंड ओनली फंक्शन ऑफ कि आपका कंट्री में या इंडिविजुअल कंपनी बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ क्या आ रहा है। और वो प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर 23 उतना अच्छा नहीं रहा, बट फोर्थ क्वार्टर से अर्निंग्स में थोड़ा सा रुझान अच्छे आए हैं, बढ़ावा आया है, और वो आपका स्टॉक प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी का कारण है कि आपको मार्केट नया हाई पे दिख रहा है। ऑफकोर्स जब मार्केट न्यू हाई पे जाता है उसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आपके मल्टीपल बढ़ गए हैं। तो उसको हम लोग इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि भाई ये प्रॉफिट साइकिल जो है पूरा, या प्रॉफिट ग्रोथ साइकिल जो है, जिसको हम लोग अर्निंग साइकिल बोलते हैं, ये हमें कैसा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि बस एक ही साल के लिए टिकेगा, या ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल के लिए शायद अर्निंग्स ग्रोथ या अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। जब हमें ऐसा लगता है कि भाई 2-3 साल के लिए प्रॉफिट ग्रोथ जनरली रेजिलियंट रह सकता है, जो कि हमारा अनुमान है, तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि रादर देन गेटिंग वरीड अबाउट मार्केट जस्ट बिकॉज इट इज एट न्यू हाई, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि कौन से पॉकेट्स में मार्केट अभी भी वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कौन से पॉकेट्स में अभी भी बेसिकली डायरेक्शनली अर्निंग्स अच्छा है, वो पॉकेट पे फोकस कर रहे हैं। जबकि कोई पॉकेट्स है थोड़े जिनमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपफ्रंटिंग हुआ है लास्ट 2-3 महीने में, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 15% अप है, 13 से 15%, सो वो हुआ है। बट हम लोग उसके लिए वरीड नहीं है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगला 3 साल का अगर प्रॉफिट ग्रोथ साइकिल इंडिया में अच्छा है, बिजनेस साइकिल अच्छा है, बैलेंस शीट साइकिल अच्छा है, तो मल्टीपल्स अपने आप ही बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ अर्निंग्स पे फोकस करना है और आपको ये पॉकेट्स पे फोकस करना है कि कहाँ पे इंक्रीमेंटली आप अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पैसा बना सकते हैं। वहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ओके श्रेय जी, एक चीज़ और हम लोगों ने देखा भी, हाल फिलहाल नोटिस आपने भी किया होगा कि सेक्टर रोटेशन बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी लगता है कि सारे सेक्टर्स चलते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा करेक्शन नहीं आता कि लोगों को लगे अच्छा एक बार चल के फिर नीचे आए। ऐसा नहीं हो रहा है, रुक जाता है। तो अर्निंग एक्सपेंशन के साथ साथ क्या पी एक्सपेंशन भी हो रहे हैं क्या? जिसको जैसे बहुत सारे स्टॉक 40 के मल्टीपल पे मान लीजिए थे, अब वो 60 पे हो गए चल के, और जब दूसरा सेक्टर आया तो वो 60 पे ही लगभग बने हुए हैं। तो मल्टीपल एक्सपेंशन दो चीजों के लिए जनरली होता है। एक तो होता है कि आपका अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ कैसा आ रहा है या प्रॉफिट ग्रोथ कैसा आ रहा है। अगर वो बढ़ता है तो ऑफकोर्स मल्टीपल बढ़ से। दूसरा ये है कि बिजनेस का कैपिटल इफिशिएंसी कैसा है। काफी सारे बिजनेसेस होते हैं इनमें कैपिटल इफिशिएंसी भी इंप्रूव होता है। इसका सिंपल बेसिकली तरीका है बोलने का कि आरओई आरओसी इंप्रूव हो रहे हैं सेक्टर के कंपनीज के, अगर वो इंप्रूव हो रहे तो भी मल्टीपल बढ़ते हैं। और तीसरा है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब कि अगर वो नीचे जाने वाले हैं आगे जाके अगले 18 महीने में, तो वो भी आपके मल्टीपल्स को एट द मार्जिन हेल्प करता है। बट कोर तो वही है कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने चाहिए, और वो प्रॉफिट ग्रोथ जब बढ़ रहे हैं तो उनके मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स सॉरी, देयर आर पॉकेट्स जहाँ पे
आपके मल्टीपल्स 40 के 60 हो गए, और वो सेक्टर्स या स्टॉक्स जो होंगे फिर वो अगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करेंगे तो कंसोलिडेशन में जाएंगे, काफी सारे थोड़े बहुत टाइम करेक्शन में जाएंगे, कुछ प्राइस करेक्शन में भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अगर सरप्राइजेस नहीं आए या डिसअपॉइंटमेंट्स आया तो कोई। बट जो ये रोटेशंस हो रही है वो इसके लिए भी हो रही है काफी, क्योंकि अगर आपने लास्ट 3 साल को अगर थोड़ा नजदीकी से ऑब्जर्व किया होगा तो एक डेफिनेट चेंज हो रहा है, वो है कि आपके जो थीसिस है काफी फास्ट चेंज हुए, क्योंकि हमने काफी सारे इवेंट्स देखे हैं लास्ट 3 साल में जो हम लोगों ने पहले नहीं देखे हैं। सो एक्सटर्नलिटी, इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन, वॉर, कोविड, ये सब जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से भी काफी सारा एनालिटिकल असिमेट्री बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस असिमेट्री हो गया है, सप्लाई चेन असिमेट्रीज हो गए हैं, फिर वो एनालिटिकल असिमेट्री में भी दिखता है। और जैसे फिर नया इन्फॉर्मेशन आता है जो कॉन्ट्ररी टू प्रीसीडिंग बिलीव्स है, तो फिर वो रिएक्शंस भी उतनी स्ट्रांग हो रहे हैं दोनों साइड में। तो उसके लिए भी आपको रोटेशंस ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा ये भी है कि आपको अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल जैसे जैसे आएगा, ऑफ कोर्स वहां पे मार्केट क्विकली उसको रिएक्ट कर रहा है। जी अच्छा श्रीधर जी, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अभी आपने आईटी के रिजल्ट्स देखे होंगे, दिग्गजों के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट कोई खास नहीं थे, रादर कंसर्न नहीं थे, इवन 2-3 महीने की विजिबिलिटी बताने में भी मैनेजमेंट को दिक्कत हो रही थी। फिर भी स्टॉक्स में रिएक्शन एकदम अपोजिट था। क्या ये ओवर ऑप्टिमिज्म है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? ये एक बड़ा पेक्युलर सिचुएशन इस बार बनी है। नहीं, ये तो मार्केट तो क्या है कि फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। मार्केट में आज क्या हो रहा है या आज क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सिर्फ उसको देख के व्यू नहीं बना सकते कोई भी सेक्टर में। तो आईटी में अगर आप देखोगे तो 2 चीजें हुई थी, करेक्ट। एक तो बहुत ज्यादा पेसिमिज्म हो गया था पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी में, करेक्ट। तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था कि भाई यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाएगा, यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है पार्टली, तो आपके नंबर्स तो आने नहीं है या अर्निंग्स नहीं आने हैं, अर्निंग्स डाउनग्रेड होगी। बट वो पार्टली एटलीस्ट लार्ज कैप्स में काफी हद तक डिस्काउंट हो गए थे, वो वैल्यूएशन में आ गए थे और अर्निंग्स में आ गए थे ना। वो इंक्रीमेंटली इन्फॉर्मेशन आपके कंपनीज के अर्निंग्स थोड़े से वीक ही आए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल आएगा आईटी में अभी भी 1-2-3 क्वार्टर एटलीस्ट। बट जो एंड मार्केट है पर्टिकुलरली यूएस, वहां का जो डेटा पॉइंट आए हैं जो इन्फ्लेशन के अराउंड है या जॉब क्रिएशन के अराउंड है, वो ज्यादातर इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद यूएस रिसेशन में जाए नहीं, जो कि पहले रिस्क लग रहा था। और वो रिएक्शन स्टॉक्स का जो है वो एंड मार्केट में क्या हो रहा है उसको है, रादर देन कि आज स्टॉक ने क्या रिजल्ट दिया है या आज का इस क्वार्टर का अर्निंग्स ग्रोथ क्या आया है। मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि भाई अगर यूएस में रिसेशन नहीं आएगा तो 3 क्वार्टर बाद इनके अर्निंग्स ठीक हो सकते हैं क्या। आई एम नॉट सेइंग कि होंगे, बट हो सकते हैं क्या। और उसके लिए आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला और स्टॉक्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट बिल्ड कर चुके थे वैल्यूएशन में, तो उसके लिए एक रिएक्शन आया आपको, आपने जो देखा उसमें बड़ा मैच्योर और काम एंड कंपोज रिएक्शन है ये। अराइव्ड टाइप के इन्वेस्टर जो होते हैं ना, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, इस ख्याल से लोगों ने शायद रखा होगा। तो ये तो थी मार्केट की बात जिसको हमने समझा श्रीधर जी। श्रीधर जी अब ये आते हैं हम लोग फंड पे। ये जो फोकस्ड इक्विटी फंड है, इसमें 2 चीज़ें मुझे आप समझाइए। पहले एक तो ये कि यूनिवर्स बहुत छोटा है इसका, और लेकिन पूरी दुनिया खुली हुई मैदान खेलने के लिए, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग बन जाता होगा कि एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में दुनिया तो पूरी खुली हुई है, कुछ भी करिए आप, लेकिन बहुत कम संख्या में करना है। कैसे करते हैं और इसकी खासियत क्या है? आप ने वो चीज को बराबर समझा है। ये तो चैलेंजिंग है कि आप 30 स्टॉक में आपको 30 का अपर लिमिट है, उसी में आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स रखने हैं और उसी में आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करना है या बेंचमार्क स्कोर परफॉर्म करना है। चैलेंजिंग जरूर है, बट जो सभी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ये एक प्रोडक्ट है, उसकी कुछ खासियत है जो डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस है। एक तो एक ऐसा प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड में, और इनफैक्ट ये एक ही प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड में ऐसा जिसमें आपको रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड कन्विक्शन पोजीशन मिलता है फंड मैनेजर का। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में आपको कन्विक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि आप 1.5%, 2% पोजीशन ले सकते हो। इसमें आपको एक तो दिखता है क्लियरली कि आपका कन्विक्शन रिफ्लेक्ट होता है, वो एक है। दूसरा एक है कि हमने काफी लंबे पीरियड का डेटा देखा और हमने ये देखा कि मार्केट तो, जैसे आपने बोला कि मार्केट तो खुला है और हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में नए नए स्टॉक्स चलते हैं। बट अगर आप एक लंबा पीरियड देख लो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो एक्चुअली एक गिने चुने स्टॉक्स होते हैं, 100 स्टॉक्स। ओके, अगर मैं टॉप 500 या टॉप 700 स्टॉक ले लूँ तो उसमें 100-150 स्टॉक्स, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद मार्केट कैप। आई एम सेइंग आउट ऑफ 700 स्टॉक्स, प्रॉब्ली 75 or 100 स्टॉक्स is what creates wealth. उनमें
कंसिस्टेंटली थ्रू 3-5 ईयर्स आपको एक बड़ा अर्निंग्स अपग्रेड्स, वैल्यूएशन अपग्रेड्स और डेल्टा मिलता है, जिसकी वजह से अल्फा बनता है। तो अगर ये चीज अगर इस तरीके से है, तो आपका सिलेक्शन जो है और डी सिलेक्शन जो है, दोनों भी, या सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन दोनों भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मार्केट तो आपके लिए खुला है 500 स्टॉक का, बट 500 स्टॉक्स में से अगर 10 साल का हिस्ट्री बताता है कि भाई उसमें से तो सिर्फ 100 स्टॉक्स में ही पैसा बनता है, 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 3, 5, 10 साल की बात कर रहा हूँ। तो अगर 100 या 80 स्टॉक्स में ही पैसा बनता है, तो आपको ऐसा भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें फंड मैनेजर का भी फोकस वही पे हो कि भाई कौन से बेस्ट बिजनेसेस है जो मेरे पोर्टफोलियो में जा सकते हैं इन एक्सेंचुएटेड मैनर ऑफ कंसंट्रेशन, जहां पे आपको फंड मैनेजर को लगता है कि भाई उसका सिलेक्शन अच्छा है और बाकी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, बट यहाँ पे जब जो कि 30 ही स्टॉक है तो मैं उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। और अगर मेरा पहला सबसेट ठीक है कि 500 स्टॉक्स में से 80-100 स्टॉक ही अच्छा बढ़िया पैसा बनाते हैं रिस्क एडजस्टेड ऑन 3-5 ईयर बेसिस, और अगर वो 80 में से अगर मैं 30 कोई भी चुन पाया या मैं 25 भी चुन पाया और मेरा 5 गलत भी हो गया, 5-7 स्टॉक्स गलत भी हो गए, बट जो कि मेरा वो सिलेक्शन एक्सेंचुएटेड है, रादर देन होल्डिंग 1-1.5%, मैं 3%, 5%, 7% रख रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक अल्फा भी अच्छा बन सकता है। बट इसके साथ साथ ये भी है कि उस अल्फा के साथ साथ वोलेटिलिटी भी आएगा, क्योंकि बेंचमार्क है आपका 500 स्टॉक्स, आपने पोर्टफोलियो में रखे 30 स्टॉक्स या 25 स्टॉक्स, तो आपका जो वोलेटिलिटी रहेगा अगेंस्ट बेंचमार्क वो भी काफी ज्यादा रहेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब फंड मैनेजर के लिए तो चैलेंज है ही है, और चूंकि आपको चुनना है और आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, जो कि ये सच भी है कि ओवर द पीरियड ऑफ आप देखेंगे तो 8-10 स्टॉक, 15-20 स्टॉक ही जिसमें मोटा पैसा बनता है। तो ये चुनना फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम इस शो में फंड मैनेजर को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक डिबेट चलती रहती है कि ग्रोथ वाला स्टॉक लें या वैल्यू स्टॉक्स लें। अब ये भी है, आप लोग कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये दोनों एक ही होते हैं, बेमतलब की डिबेट चलती है ये। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड ही रखने हैं। तो पहला तो जो आपने बताया वो सही है कि जबकि थोड़ा सा टिल्ट का बात होता है और मार्केट उसको ग्रोथ या वैल्यू ऐसा स्क्रैप करता है, बट ज्यादातर फंड मैनेजर्स वैसा कुछ सोचते नहीं है, हमेशा ब्लेंड होता है। ओके, जब आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आप सिर्फ 2 या 3 चीजों पे या 4 चीजों पे फोकस्ड हो। एक तो पहला कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्रोमोटर रन, तो आप किस प्रोमोटर के साथ बेसिकली बिजनेस में हो, यानी द प्रोमोटर, the business owner, does he have intent to share with the minority shareholder? तो पहला तो है जो बिजनेस चला रहा है वो कैसा है, दूसरा है कि बिजनेस कैसा है, किस बिजनेस के साथ आप डील कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि काफी सारे बिजनेसेस होते हैं जो सिक्लिकली 1-2 साल अच्छा करते हैं और फिर 10 साल अच्छा नहीं करते हैं, 5 साल अच्छा नहीं करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चरल नेचर या रिलेटिवली लेस सिक्लिकलिटी कहाँ पे मिलेगा, बिजनेस का नेचर कहाँ पे अच्छा होगा। थर्ड है आपका कैपिटल इफिशियंसी कैसा है बिजनेस का, यानी जब एक फंडामेंटल फैक्ट है कि अगर कोई भी बिजनेस 15% ROE ROC नहीं जनरेट कर रहा है, तो वो स्टॉक में तो कभी पैसा थ्योरेटिकली लॉन्ग टर्म में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इंडिया में वही 10-11-12% है। तो उसके ऊपर अगर आप रिटर्न ही जनरेट नहीं कर रहे हो तो आपका वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे। तो तीसरा है, और चौथा है कि आप ग्रोथ पे क्या व्यू है, नियर टर्म ग्रोथ पे क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे क्या व्यू है, दोनों की भाई बिजनेस सेक्टर कौन से सेक्टर में कंपनी है, उसमें अपॉर्चुनिटी कितना है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं, अगर कर पाएगा तो स्केलेबिलिटी कितना है, स्केलेबिलिटी करने के लिए उसके पास बेसिकली क्या एडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज है, रेगुलेटरी एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, प्रोडक्ट एडवांटेज है, प्राइसिंग एडवांटेज है, क्या एडवांटेज क्या है, और वो एडवांटेज जो है वो नियर टर्म के लिए है या स्ट्रक्चरल है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल भी रहा तो हर साल वो कंपनी उसी तरीके से डिलीवर करेगा, उसमें भी थोड़ा सिक्लिकलिटी रहेगा, बट एटलीस्ट 3-5 साल 10 साल ये डिलीवर कर सकता है क्या। तो ये सब जो फैक्टर्स है, बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, कैपिटल इफिशिएंसी रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, ये सब फैक्टर देख के आप बेसिकली एक स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो फोकस फंड के लिए, जहां पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन लोगे, क्योंकि आपको जैसे पहले भी हमने बोला कि आपको तो 25-30 स्टॉक ही रखने हैं, तो यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ दिस, एंड यू कैन नेसेसरली देन चूज एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो श्रीधर जी से बातचीत करेंगे कौन से सेक्टर पे वो ज़्यादा बुलिश है, बैंकिंग फाइनेंशियल क्यों उनको इतना अच्छा लगता है, इस सब पे चर्चा होगी।
एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं केनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। और इस फंड की खासियत ये कि सिर्फ 30 शेयरों में निवेश करता है, तो फंड मैनेजर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है कैसे स्टॉक चुने। इसी पे आज हम बातचीत कर रहे हैं। श्रीधर जी, बैंकिंग पे बड़ा आपका फोकस है। फोकस के अंदर एक और फोकस है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में है, और उस पर आपका काफ़ी वेटेज भी है। तमाम दिग्गजों के साथ आप जा रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक डिमर्ज होकर एक और स्टॉक बन जाए तो 31 हो जाएंगे आपके, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, उस केस में तो आपको वो इवेंचुअली जो भी है, आप मुझे समझ में आ गया आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो टेक्निकल है, तो वो तो जी। अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा हाँ, 4 नहीं दिन में। मतलब और ज़्यादा वेटेज बढ़ जाएगा आपका। जी। नहीं, उसमें वेटेज नहीं बढ़ेगा, वो तो नाम निकल जाएगा इवेंचुअली। ओके। So banks, as far as जैसे as far as generally focus is concerned, जो 2 या 3 हम लोगों को लगता है कि स्ट्रक्चरल थीम्स है इंडिया में, उसमें से 2 थीम्स फेयरली रिफ्लेक्टेड है पोर्टफोलियो में। एक अभी भी उतने ढंग से रिफ्लेक्टेड नहीं है और हम लोग वहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं कि कैसे उसको रिफ्लेक्ट करें। एक है फाइनेंशियल थीम, जहाँ पे बेसिकली विच इज व्हाट यू अलूडेड टू कि भाई फाइनेंशियल्स पे काफी फोकस है। उसका सिंपल रीजन है कि हमारा बिलीफ है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप एक क्रेडिट ग्रोथ साइकिल में हो। आपका एनपीए साइकिल खत्म हो गया, तो आपके एनपीए एटलीस्ट 1-2 साल बहुत ज्यादा नहीं आएंगे सिस्टम में। आपका कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंशन मोड में है इन टर्म्स ऑफ बीट इन द इंडस्ट्रियल कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, कंजम्पशन वैसे ही रेजिलिएंट है। तो ये सब पे एक प्ले करने का स्ट्रक्चरल तरीका इंडिया में फाइनेंशियल्स है, तो वो एक थीम वहाँ पे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा थीम है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो बेसिकली आपके हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, आपके रिटेल कंपनीज है। ये एक जो है थीम, आई थिंक इंडिया में एक स्ट्रक्चरल थीम है। नियर टर्म में अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, जिस जैसे आपका पर कैपिटा बढ़ेगा आप उसमें पार्टिसिपेट। ये बाकी सब कंट्रीज में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे होता है। जब 2000 पर कैपिटा से आप 4-5 हजार पर कैपिटा जाते हो, तो आपका वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ता रहता है। और तीसरा है एक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग साइड वाले बिजनेसेस। ये 3 हमें लगता है कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, और वहाँ पे फोकस पोर्टफोलियो में अच्छा खासा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स में अभी भी उतना वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट वो भी इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे भी नाम प्रोपोर्शन शायद बढ़ेगा। तो ये तीनों बेसिकली ब्रॉडली थीम्स हम पोर्टफोलियो में प्ले कर रहे हैं। तो श्रेय जी, एक चीज़ समझाइए मुझे टेक्निकली कि जैसे मान लीजिए कोई एक थीम आपको बहुत अच्छी लगी है, उसको अंदर लाना है, तो किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा बेचारे को? हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। तो वो तो कॉम्पिटिटिव चॉइसेस है आपको, क्योंकि आपके पास 30 ही सीट है बैठने के लिए गाड़ी में, हाँ। तो आपको एक सीट तो खाली करवाना पड़ेगा किसी न किसी का। तो ये वो वाला फार्मूला है श्रेय जी, जो लोग कहते थे कि आपका पोर्टफोलियो A4 साइज में जितने स्टॉक लिख लो उतना होना चाहिए, तो अब लोगों एक्चुअली वो ने अच्छी भी बात छोटा है, छोटा क्योंकि लिखना वहाँ शुरू कर पे दिया। हाँ। वो वो अच्छी भी बात है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लॉजिकली फिर यू आर ऑल्सो फोर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू, हाँ। कि अगर मुझे कोई एक बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे वर्स क्या लग रहा है मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, तो अपने आप ही बाहर चला जाएगा। तो अच्छा, ये अंदर बाहर जाने वाला ड्यूरेशन तो फिर आपका काफ़ी शॉर्ट हुआ ना। कितना समय देते हैं आपकी, भाई परफॉर्म करके दिखाओ वरना मैं बाहर कर दूंगा? नहीं, टिपिकली हमारा जो चर्न है पोर्टफोलियो में, हाँ। इसी पोर्टफोलियो में नहीं, सभी पोर्टफोलियो में कैनरा रोबेको में आई थिंक इज बिटवीन 5-10% टू 30-40%। इससे ज्यादा चर्न नहीं है। इवन इस पोर्टफोलियो में आई थिंक अराउंड 30-35% चर्न होगा। मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है अभी लेटेस्ट, बट आई थिंक उतना ही होगा चर्न। तो हम लोग काफी रिलेटिवली पेशेंट लोग हैं, हम लोग टाइम देते हैं बिजनेसेस को। ऑफ कोर्स उसमें ये भी बात होता है कि हो सकता है कि दोनों भी बिजनेसेस अच्छे हो, बट आपको लगे कि भाई जो मैं नया कंसिडर कर रहा हूँ ये बिजनेस शायद मुझे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ और ज़्यादा बेसिकली अगर डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ अल्फा देने वाला है, तो मैं जो मुझे लोवेस्ट कन्विक्शन वाला आइडिया है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, एब्सोल्यूट बैड ही नहीं होगा, बट रिलेटिव बेसिस पे अगर वो इंफीरियर है तो वो पोजीशन बाहर चला जाएगा। तो उसके लिए भी चर्न होते हैं। ओके। अच्छा, अभी आपने 30 के 30 रखे हैं या कुछ कम भी हैं अभी जो आपके पास नहीं, हम लोगों ओपन ने है? 30 पूरा की 30 30 रखा है। अब ये मुझे बताइए कि आईटी में आपको लगता है कि आप अंडरवेट हैं क्या? आईटी में एंड्रॉइड रहने का तो मैंने आपको आई थिंक पहले मैंने अपना फंडामेंटल व्यू बता दिया है कि अर्निंग्स जो है वो थोड़े से दूर है अभी भी, ऐसे लग रहा है हमको। वाइल टॉप डाउन में यूएस इकोनॉमी में जितना खराब होने की पहले आसार थे उतना नहीं हो रहा है।
बट एटलीस्ट बॉटम अप पे अभी भी लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा दूर है। तो आप एविडेंस का वेट करेंगे। जैसे इस बार भी अभी भी आधे रिजल्ट्स नहीं आए, वो रिजल्ट देखेंगे आप, फिर एक्सेंचर का अगला रिजल्ट आएगा, तो दैट विल गिव यू अ क्लू इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो यूएस यूरोप में इकोनॉमी में पेन है वो कितने हद तक पास ऑन हो गया है और इंक्रीमेंटली कितना होगा या नहीं होगा। बिकॉज अल्टीमेटली आईटी के बारे में पर्टिकुलरली ये है कि आपका ऑलमोस्ट 80-85%, 90% बिजनेस यूरोप और यूएस से आ रहा है, और उसमें से भी यूएस से आपका 50 से 70% बिजनेस आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आपको वहां पे क्या हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में उन सेगमेंट्स में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल्स में वहां पे क्या हो रहा है, टेक में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, वो समझे। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे व्यू उस पर क्लियर होगा, उसके हिसाब से आप पोजीशन आपका एडजस्ट करोगे। उसके लिए अर्निंग्स का वेट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि वो फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है। अगर वहां पे चीजें अगर सब इंक्रीमेंटली, अगर यूएस कॉर्पोरेट्स ने अगर सबने अच्छे रिजल्ट दे दिए जो की सेगमेंट्स है वहां पे, तो देन तो वो आपके डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के नंबर्स में लेकिन प्रूफ चाहिए, है ना शिद्दत जी? प्रूफ चाहिए। देखिए बिल्कुल हम लोग, हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये एकदम लॉजिकल और रीजनेबल बात है कि हम लोग लॉयर की तरह सोचते भाई मुझे पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे प्रूफ ला के दो पहले। अरे एक बहुत छोटा जवाब आपसे और चाहिए मुझे, क्या डिफेंस सेक्टर में आप अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहेंगे? डिफेंस सेक्टर में हमारे पास एलोकेशन इस फंड में भी है और बाकी फंड्स में भी है। वो एक लग रहा है कि काफी स्ट्रक्चरल थीम है। कोई भी सेक्टर के बेसिकली अपॉर्चुनिटी में दो चीजें होती है कि एक तो होता है कि भाई सेक्टर का ग्रोथ इटसेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी हाई, विच मीन्स कि अगर पूरा सेक्टर का अपॉर्चुनिटी 100 रुपीज का था तो 100 रुपीज का ही 20-25% पे ग्रो करने वाला है। दूसरा होता है कि भाई सेक्टर शायद 100 का 105, 107, 110 ही हो हर साल, बट वो 110 में इंडिया में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा था और बाहर से कितना आ रहा था। तो ये जो डिफेंस थीम है, ये दिस इज नॉट entirely about first कि sector itself is going to, government is going to spend 20% or 25% every year। वो necessarily theme मुझे नहीं लगता है। गवर्नमेंट शायद 10-12% पे ग्रो करता रहेगा अपना स्पेंडिंग, बट जितना लोकलाइजेशन होगा इंक्रीमेंटली, जितना आप कैप्टिव बनाओगे डिफेंस इक्विपमेंट, उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। तो पाई शायद उतना नहीं बढ़ रहा है, बट विद इन द पाई कितना आप बाहर से ला रहे थे और कितना डोमेस्टिकली ला रहे हो, वो जरूर चेंज हो रहा है काफी एग्रेसिवली। ओके, शिद्दत जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया डिफेंस सेक्टर। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिया है कि पाई नहीं बड़ा हो रहा, विद इन पाई केवल रिशफलिंग हो रही है, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट मार्केट बड़ा हो रहा है। शिद्दत जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा हो रहा है बट वो 10% पे ही बड़ा हो रहा है, उससे ज्यादा 10-12% से ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, वो पाई भी हो रही है। जी बिल्कुल। शिद्दत सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और वेल एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो लोग ये शो देख रहे हैं और पोटेंशियल निवेशक हो सकते हैं इस फंड के, उनको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और भी आप पढ़ाई करिए और आप चाहें तो इस पर निवेश भी कर सकते हैं। शिद्दत सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज, थैंक यू। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक नए फंड के बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।